मतलब जब आप इसमें बैठते हो, आप इसको चलाते हो, आपको लगता है कि आप कोई प्रीमियम मोटरसाइकिल चला रहे हो, पर ऑन पेपर ये 125 सीसी की मोटरसाइकिल है। सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए में हीरो एक्सट्रीम 125R को घर लेकर जाओ। होता है ना, कई बार ऑन पेपर चीजें अलग होती हैं, पर जब आप उसको लेकर सड़कों पे उतरते हो तो चीजें अलग हो जाती हैं। टॉप एंड की बात करूं तो डिसेंट पावर है। जी हाँ, वहां पे आपको कुछ अमेजिंग देखने को नहीं मिलता, पर हाँ काफी डिसेंट है। ऐसा फील नहीं होगा कि हाँ यार टॉप एंड में पावर नहीं है। ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, पर मैंने बहुत ऐसी मोटरसाइकिल राइड की है जो मुझे फर्स्ट राइड में ही ना गियर बॉक्स में लगता है कि यार ये फंस क्यों रही है। जो राइडर है ना उसको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा ना वो कॉम्पैक्ट होके बैठा है। क्यों? क्योंकि इसको देखो जो उसकी सिटिंग पोजीशन है ना। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हमारे साथ है हीरो की एक्सट्रीम 125R। देखो आज के डेट में ना कोई कंप्रोमाइज ही नहीं करना चाहता। अगर आप किसी से भी जाके पूछोगे कि कैसी मोटरसाइकिल चाहिए तो सबसे पहले बोलेगा कि अच्छी पावर हो। दूसरी लाइन उसकी यही होती है अच्छी माइलेज हो, अच्छा टैक हो, अच्छा फीचर हो। मतलब किसी भी एक्सपेक्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो जब आप ये चीज़ें सुनते हो ना कि मुझे अच्छा पावर चाहिए, अच्छा माइलेज चाहिए, तो फिर एक ही चीज़ आपके दिमाग में आता है कि इस बंदे को ना 125 सीसी का मोटरसाइकिल बता दो भाई। आज के डेट में ना 125 सीसी की मोटरसाइकिल 125 सीसी की बिल्कुल नहीं रही। आपको एक अच्छा दमदार इंजन देखने को मिलता है, अच्छी माइलेज मिलती है, टेक से फीचर से लेस तो आजकल की 125 सीसी भर भर के आ रही है। तो आज इस वीडियो में ना मैं इस मोटरसाइकिल का डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ। मतलब हर एक चीज डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, अगर आपको इसको लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए। हर एक चीज कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। एंड आई नो बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी मन बना रखा है कि इसी मोटरसाइकिल को लेना है, तो उनके लिए क्या मिनिमम डाउन पेमेंट होगी, क्या EMI होगी, ये चीज़ें मैं बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि जब आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे ना फिर आपको ये मुझसे नहीं पूछना पड़ेगा कि ये मोटरसाइकिल लूँ या ना लूँ, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को अच्छे से इन डेप्थ इन डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर आप अपना डिसीजन खुद ले पाओगे कि ये मोटरसाइकिल आपके लिए है या नहीं है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। एंड हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हीरो का कोई भी मोटरसाइकिल, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो जो शोरूम का एड्रेस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एड्रेस कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो, आओ टेस्ट राइड लो, अच्छा लगे, मन को भाए तो खरीद लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है बात करने को। तो चलिए सबसे पहले ना इसकी एक्स शोरूम प्राइस पर बात करते हैं। देखो बेसिकली ना ये दो वेरिएंट में आता है। एक में नॉन ABS है, उसमें आपको ABS देखने को नहीं मिलेगा, एंड दूसरा आपको ABS सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है। अगर मैं नॉन ABS वाले की एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो आपको 95,000, जी हाँ 95,000 उसकी एक्स शोरूम प्राइस है। वहीं अगर मैं सिंगल चैनल ABS वाले की बात करूं तो उसकी प्राइस है 99,500, जी हाँ 99,500। तो आप ये देख पा रहे हो कि जो पावर फिगर ये प्रोड्यूस करती है, जितनी खूबसूरत ये बाइक लगती है, उस हिसाब से ये काफ़ी अफोर्डेबल है। नाउ अगर हम इसके डिज़ाइन पर बात करें तो ना आप देख के आपको लग रहा होगा ये प्रॉपर मोटरसाइकिल है। प्रॉपर मोटरसाइकिल, बाय प्रॉपर मोटरसाइकिल आई मीन कि जो एक होता है ना कन्वेंशनल मोटरसाइकिल की डिज़ाइन, जी हाँ ये वैसी देखने में लगती है। एंड आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि जो इसके लुक है, जो डिज़ाइन है, वो बिल्कुल भी ना एक महंगी मोटरसाइकिल जैसे लगते हैं। जी हाँ, आपको एक प्रीमियम लुक देखने को मिलता है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि 125 सीसी की मोटरसाइकिल है। एंड ये सेम चीज़ मैं TVS रेडर के साथ भी कहता हूँ कि जब आप रेडर पे बैठोगे, उसको चलाओगे तो आपको देख के नहीं लगती कि 125 सीसी की है ना। उसको 10 टाइम्स कर दो एक्सट्रीम 125R के लिए। मतलब जब आप इसमें बैठते हो, आप इसको चलाते हो, आपको लगता है कि आप कोई प्रीमियम मोटरसाइकिल चला रहे हो, पर ऑन पेपर ये 125 सीसी की मोटरसाइकिल है। वहीं डिज़ाइन की बात करूं तो ये काफ़ी एग्रेसिव लगती है, काफ़ी खूबसूरत लगती है। जी हाँ, तो ये हुई कुछ इसके डिज़ाइन की बातचीत ना। चलिए मैंने इसकी एक्स शोरूम प्राइस, इसकी डिज़ाइन पर तो बात कर लिया। अब ना बाइक को अच्छे से डिकोड करते हैं, हर एक चीज़ पर बात करते हैं। चलिए फ्रंट से स्टार्ट करते हैं ना। अगर मैं बाइक के फ्रंट की बात करूं तो आप खुद देखो गाइस, कितनी एग्रेसिव और कितनी सुंदर लग रही है देखने में। मैंने कहा ना ये आपको महंगी बाइक की वाइब देती है। जी हाँ, आपको बिल्कुल नहीं लगता है कि ये लाख रुपए के अंदर की 125 सीसी की मोटरसाइकिल है। और अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो आप देखो टैंक हायर है, फिर टैंक से नीचे आता है इसके लाइट्स। भाई साहब क्या खूबसूरत एग्रेसिव लुक निकल कर आता है। वहीं अगर मैं देखूं कि हमें फ्रंट में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, हमें LED DRLs देखने को मिल जाते हैं, LED टर्न सिग्नल्स देखने को मिल जाता है, प्रोजेक्टर सेटअप के साथ फुल LED हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मैं लाइट से थोड़ा नीचे आऊँ, हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। फ्रंट में हमें डिस्क देखने को मिलता है, रेयर में हमें ड्रम देखने को मिलता है, हमें एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं।
नॉर्मल टायर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड हाँ, एक और चीज़ हमें इसमें देखने को मिलती है जो महंगी मोटरसाइकिल्स में मिलती है, वो है इसके हैजार्ड लाइट्स। जी हाँ, देखो यार कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये थे कुछ इसके फ्रंट की बातचीत। अब चलो फ्रंट का तो बातचीत हो गया है, तो अब ना हम इसके इंजन पर आते हैं। अगर मैं इसके इंजन की भी बात करूं तो हमें 124.7 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, जो 11.4 PS का पावर जनरेट करती है एंड 10.4 Nm का टॉर्क। जी हाँ, 125 सीसी के हिसाब से जो उसका पावर फिगर है वो बहुत अच्छा है। नाउ एक और सवाल आता है कि क्या परफॉर्मेंस है इसकी। ये तो ऑन पेपर हो गया कि हमें इतना टॉर्क मिलता है, इतना हमें PS का पावर देखने को मिलता है, पर ऑन रोड जब आप सड़कों पे चलते हो तो क्या परफॉर्मेंस है। जी हाँ, उस पर मैंने इन डेप्थ बात करने वाला हूँ अभी इस वीडियो में, आगे राइट रिव्यू में बताने वाला हूँ। एंड हाँ, इंजन की बात हो ही रही है तो मैं आपको ये भी बता दूँ, इसमें हमें 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलता है जो काफ़ी बेहतरीन है। तो ये थे कुछ इंजन की बात, परफॉर्मेंस मैं भी आगे बताने वाला हूँ। ना अगर मैं इंजन से ऊपर आऊँ तो चलिए इसके सीट पर बात करते हैं। जितनी कंफर्टेबल और कुशन भरी इसकी सीट है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। जी हाँ, बहुत ही कुशन भरी सीट है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इनफैक्ट जो राइडर है उसके लिए ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। जो राइडर है ना उसको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा ना वो कॉम्पैक्ट होकर बैठा है। क्यों? क्योंकि इसको देखो, जो उसकी सिटिंग पोजीशन है ना थोड़ी सी एग्रेसिव है, तो जो कि थाइज वगैरह है वहाँ पे अपने टाइटन अप हो जाएगी, तो आपको ना स्पेस की कमी फील नहीं होगी। वहीं अगर मैं पिलियन की बात करूँ तो उनको भी परफेक्ट स्पेस मिला है बैठने को। हाँ, हमें यहाँ पे स्टेप अप सीट देखने को ज़रूर मिलता है, पर दैट डजंट मीन ना कि पिलियन को स्पेस कम है। नहीं, पिलियन बहुत ही कंफर्टेबल होकर बैठ पाएगा। जी हाँ, इतनी अच्छी, इतनी बेहतरीन सीट्स हैं इसकी। सीट पे बात हो ही रही है तो इसके सीट हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस पर भी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इसके सीट हाइट पर बात करूं तो 794 mm का हमें इसका सीट हाइट देखने को मिलता है, जो काफ़ी बेहतरीन है। जी हाँ, ना ही कम है ना ही ज़्यादा है। तो जो होते हैं ना कि जो मेरे से राइडर हैं, जो ना ही लंबे हैं ना ही छोटे हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि जब आप बैठोगे आप पूरी तरह से कंट्रोल कर पाओगे। कई बार आपने भी रियलाइज़ किया होगा कि जिस मोटरसाइकिल में आपके पैर नीचे तक जाते हैं ना, आपको लगता है कि नहीं यार, मैं ना बहुत ज़्यादा कमांडिंग फील कर रहा हूँ इस मोटरसाइकिल पर। तो ये जो सीट हाइट है वो काफ़ी बेहतरीन है। वहीं अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस पर बात करूँ तो हमें 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जो अगेन बहुत अच्छी है। जी हाँ, एक भी पॉटहोल या ब्रेकर से ना आप लड़ोगे नहीं। जो ट्रेडिशनल ब्रेकर्स हैं या पॉटहोल्स हैं उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप इजीली उसको मैन्यूवर कर जाओगे। पर हाँ, अब कुछ ऐसे पॉटहोल्स या ब्रेकर्स होते हैं जो ट्रक्स वगैरह के लिए या 4 व्हीलर्स के लिए बनाए जाते हैं, तो वहाँ थोड़ी बहुत तो लड़ती है। पर आप ये भी तो देखो यार कि जो ग्राउंड क्लियरेंस है, जो सीट हाइट है, उसका कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है ना। अगर मैं सीट से थोड़ा ऊपर आऊँ तो इसके टैंक पर बात करते हैं। अगर मैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो हमें 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। अब आप में से बहुत को लग रहा होगा यार ये तो बहुत कम है। बिल्कुल कम नहीं है गाइस। क्यों? क्योंकि इसकी माइलेज इतनी अच्छी है। हाँ, हमें 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी तो देखने को मिलता है, पर 66 लीटर पर किलोमीटर का माइलेज भी तो देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी ज़्यादा कम का क्या फ़र्क होता है कि आप अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी ज़्यादा है, सपोज 10 नहीं हो के 20 होती, तो आप कम जगह रुकते, पर अगर माइलेज ज़्यादा है तो भी कम ही जगह रुकोगे यार। इसमें आपने टैंक फुल करा दिया तो फिर आप किलोमीटर्स चलाए जा रहे हो, क्योंकि 66 किलोमीटर का माइलेज यार बहुत ज़्यादा होता है। विथ लुक, विथ माइलेज, विथ पावर, ये जो तीनों है ना, काफ़ी अच्छा सटीक कॉम्बिनेशन है इसका। तो ये हो गई कुछ टैंक की बातचीत, माइलेज की बातचीत। नाउ चलिए अब टैंक से ऊपर आते हैं, इसके बटन्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इन चीज़ों पर बातचीत करते हैं। नाउ अगर मैं इसके बटन्स पर या स्विचेस पर बात करूँ, सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये काफ़ी प्रीमियम लगता है। देखने में तो प्रीमियम लगता ही है, फिट एंड फिनिश तो अच्छी है ही, पर अभी जब मैं इसको प्रेस भी कर रहा हूँ ना तो ये काफ़ी प्रीमियम है यार। ऐसा आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि हाँ अफोर्डेबल बनाना था मोटरसाइकिल को तो इन चीज़ों में कटौती कर दी। नहीं, यहाँ पर कॉस्ट कटिंग बिल्कुल नहीं की गई है, काफ़ी प्रीमियम चीज़ें दी गई हैं। जी हाँ, वहीं अगर मैं इसके मिरर्स की बात करूँ तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। और हमें ना यहाँ पर देखो आप USB-C टाइप भी देखने को मिल जाता है। जी हाँ, हालांकि ये प्लेसमेंट मुझे थोड़ी सी यूनिक लगी क्योंकि इसके सामने ये है, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, मैं फ़ोन या मोबाइल यहाँ पर लगा नहीं पाऊँगा। तो आई डोंट नो उन्होंने यहाँ पर क्यों दिया, यहाँ पर भी साइड में दे सकते थे, पर ठीक है। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें इसमें USB-C टाइप देखने को मिल जाता है। जो सबसे बड़ी चीज़ है जिस पर अभी इन डेप्थ हम बात करने वाले हैं वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे खूबसूरत कोई पार्ट है तो वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही है। तो चलिए अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। भाई साहब, हमें फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। आप एक बार चेक करो कि क्या क्या इंफॉर्मेशन ये कैरी करते हैं। भाई साहब, गियर पोजीशन इंडिकेटर हो गया, स्पीड ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी,
हर एक इंफॉर्मेशन ये कैरी करती है। एंड सबसे बड़ी बात कि इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है ना, आप विजिबिलिटी को ना खुद से एडजस्ट कर सकते हो। जी हाँ, ज़्यादा कम आप खुद से एडजस्ट कर सकते हो। एक और चीज़ जो बहुत ही कैचिंग लगी वो है इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। जी हाँ, एक बार आप अपने फ़ोन को इससे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दो तो आपको कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट, ये सब चीज़ें भी देखने को मिल जाती है। मैंने आपको क्या कहा, भले ही 125 सीसी की मोटरसाइकिल है पर कहीं पर भी कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। भाई साहब मुझे ये समझ नहीं आता ये लोग इतनी अफोर्डेबल प्राइस पर इतनी चीज़ें दे कैसे देते हैं। आप खुद देखो ना, ये कितनी खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है एंड टू बी ऑनेस्ट क्या क्या इन्फॉर्मेशन कैरी करती है। तो ये हो गई कुछ इसके बटन, स्विचेस और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बातचीत। नाउ अगर मैं रेयर साइड ऑफ द मोटरसाइकिल की बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी प्राइस रेंज में पहली बार मुझे इतनी खूबसूरत मोटरसाइकिल देखने को मिली है। जी हाँ, इतनी अफोर्डेबल प्राइस में इतनी खूबसूरत मोटरसाइकिल मुझे आज तक देखने को नहीं मिली। लिटरली मैं आज कंफ्यूज हूँ, मैं आपको ये नहीं बता पा रहा कि मुझे रेयर साइड का लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फ्रंट का, हालांकि दोनों बेहतरीन है। अगर वहीं मैं बात करूँ कि मैं रेयर साइड की मोटरसाइकिल में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, LED टेल लैम्प, LED टर्न इंडिकेटर, हैजार्ड लाइट तो हो ही गया, 120 सेक्शन का हमें टायर देखने को मिलता है, पीछे हमें मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। एंड हमें देखो ना पीछे ना टायर हगर भी देखने को तो मिलता ही है ना, हमें ना टेल टैडी लुक देखने को मिल जाती है, काफ़ी खूबसूरत लगती है। हाँ, एक चीज़ है जो अच्छी की है इन्होंने, वो ये है कि आपको यहाँ पे देखो अब सारी गार्ड देखने को नहीं मिलेगा, पर उसकी जगह ना आपको यहाँ देखो हीरो ने ये दिया है, ठीक है, कि सारी गार्ड क्या होता था ना बाद में लोग से खुलवा देते थे क्योंकि लुक उतनी निखर के नहीं आती थी। तो अब आपको खुलवाने की जरूरत नहीं है एंड प्रोटेक्शन का प्रोटेक्शन भी हो जाएगा, है ना। हीरो ने ये प्रोटेक्शन शील्ड दिया है, देख रहे हो आप टायर के पास, लेकिन मैं आपको क्लोज भी दिखाता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ठीक है। जो सारी गार्ड होती थी उससे क्या होता था, प्रोटेक्शन तो होती ही थी एंड लुक खराब करती थी। अब क्या प्रोटेक्शन उतनी मिलेगी एंड लुक भी आपकी निखर कर आएगी। तो ये थे कुछ इसके रेयर ऑफ द मोटरसाइकिल की बातचीत। तो चलिए ये हो गई पूरी बाइक की बातचीत। जी हाँ, मैंने फ्रंट से लेके रेयर तक हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। नाउ अब इसके राइड रिव्यू पे आते हैं कि जब मैंने इस बाइक को राइड किया, इंडियन सड़कों पे राइड किया, रास्तों में चलाया, तो मुझे कैसा फील हुआ। होता है ना कई बार ऑन पेपर चीजें अलग होती हैं पर जब आप उसको लेकर सड़कों पे उतरते हो तो चीजें अलग हो जाती हैं। तो हम इसके राइड रिव्यू पे बात करते हैं कि चलाने के बाद आपको कैसा फील होता है। तो सबसे पहला चीज तो हम इसका इंजन डिस्कस करते हैं। जी हाँ, तो जो सबसे पहली चीज मैं डिस्कस करूंगा वो है इसकी इनिशियल पिकअप। वेरी गुड यार, बहुत अच्छी है, मतलब मुझे काफी इंप्रेस किया इसने। मतलब जो इसकी इनिशियल पिकअप है ना, जब जैसे आप थ्रॉटल लेते हो ना, काफी एफर्टलेस है। उसका फायदा ये होगा कि ना जब आप कुछ सिटी और ट्रैफिक में चलाओगे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे जगह मिला थ्रॉटल लिया, आगे बढ़ गए, वो बिल्कुल ही एफर्टलेस लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि इट्स अ टास्क। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल ही फील नहीं होता है। वहीं अगर मैं इसके मिड रेंज की बात करूं तो वो काफ़ी टॉर्की है। जी हाँ, तो इसका ये फायदा होने वाला है कि जब आप हाईवेज वगैरह पे चलोगे आपको ना डाउन शिफ्ट कम करना पड़ेगा। बेसिकली हम डाउन शिफ्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा टॉर्क चाहिए होता है, तानना होता है ना बाइक को। जैसे सपोज अपस्ट्रीम हम जा रहे हैं तो हम डाउन शिफ्ट करते हैं क्योंकि बाइक की चाल थोड़ी भारी हो जाए ताकि हम उसको लेके जा सकें। पर ना इसकी जो मिड रेंज है वो काफ़ी टॉर्की है, तो हो सकता है कि बाकी बाइकों में आपको जितना डाउन शिफ्ट करना पड़े उतना इसमें ना करना पड़े। वहीं अगर मैं इसके टॉप एंड की बात करूं तो डिसेंट पावर है। जी हाँ, वहां पे आपको कुछ अमेजिंग देखने को नहीं मिलता, पर हाँ काफ़ी डिसेंट है। ऐसा फील नहीं होगा कि हाँ यार टॉप एंड में पावर नहीं है। ये है इसकी इंजन की परफॉर्मेंस। जी हाँ, जो कागज पर जो ऑन पेपर है आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, या फिर होता है ना पावर फिगर की इतना PS है, इतना टॉर्क है, सड़कों पर ट्रस्ट में आपको लगेगा कि यार इन्होंने पेपर पे कम बताया है और जब आप इंडियन सड़कों पे लेके चल रहे हो तो ज़्यादा फील हो रहा है। जी हाँ, ये थी मेरी पहली पॉइंट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इंजन रेव इज वेरी फ्रीली। जी हाँ, इंजन जो है ना इसकी एकदम फ्री से फील होती है। होता है ना कि जकड़ी वैसी फील नहीं होती, इतनी फ्री है कि जब आप इसको इंजन को रेव करते हो ना आपको कोई हेजिटेशन नहीं होता है। और पता है सबसे खास बात मुझे क्या लगी कि मुझे इस बाइक में वाइब्रेशन देखने को नहीं मिला, इवन एट द रेड लाइन। जब आप रेड लाइन पे मैं चला रहा था ना, होता है ना कि फुल थ्रॉटल लिया, जब एकदम कांटा रेड हो गया फिर मैंने गियर अप किया। मैं जब रेड लाइन पे इसको चला भी रहा था तो मुझे वाइब्रेशन देखने को बिल्कुल नहीं मिला। एंड हाँ, इसमें मुझे कोई हीटिंग इशू भी देखने को नहीं मिले। हालांकि 125-150 सीसी की मोटरसाइकिल्स में उतने हीटिंग इशू होते भी नहीं है, तो इसमें हीटिंग इशू या वाइब्रेशन मुझे देखने को नहीं मिलता, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया। मतलब जब आप एक रिदम में चल रहे हो, आप आराम से थ्रॉटल पे थ्रॉटल लिए जा रहे हो, फिर जब वाइब्रेशन होता है ना तो उससे बहुत नुकसान होते हैं यार। सबसे पहला नुकसान तो होता है विजिबिलिटी का। अगर बाइक आपकी वाइब्रेट करेगी तो मिरर्स भी वाइब्रेट करेंगे, तो कोई क्लियर विजन नहीं मिलता कि कौन आपको ओवरटेक कर रहा है या कौन पीछे से आ रहा है। सबसे बड़ा नुकसान तो वाइब्रेशन का मुझे यही होता है। एंड दूसरा ये होता है ना कि फिर कंट्रोल नहीं रहता मोटरसाइकिल पर। अगर मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है तो उतना ही कम धीरे धीरे कंट्रोल होने लगता है।
तो इस मोटरसाइकिल में तो वाइब्रेशन हीटिंग इशू है नहीं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज गियर बॉक्स। जी हाँ, मैं इसका गियर बॉक्स डिस्कस करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ इम्प्रेस हुआ हूँ। सबसे पहली चीज़ तो जो इसकी क्लच है वो बिल्कुल लाइटर साइड पर है। अगर मैं इसकी गियर बॉक्स की बात करूँ तो हमें 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है, पर पता है सबसे अच्छी बात क्या है? जरा भी नहीं अटकती है, बिल्कुल भी नहीं अटकती है भाई साहब। मतलब आप रैपिडली अप शिफ्ट करो या रैपिडली डाउन शिफ्ट करो, आपको ज़रा भी गियर फंसता नहीं दिखेगा। टू बी ऑनेस्ट, मैं मोटरसाइकिल का नाम नहीं लेना चाहता, ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, पर मैंने बहुत ऐसी मोटरसाइकिल राइड की है जो मुझे फर्स्ट राइड में ही ना गियर बॉक्स में लगता है कि यार ये फंस क्यों रही है। ऐसा मुझे हीरो के किसी मोटरसाइकिल में तो देखने को नहीं मिला। एंड अगर मैं बात करूँ एक्सट्रीम 125R की, इसमें भी देखने को नहीं मिला है। चलिए, ये तो गई इसके गियर बॉक्स की बातचीत। एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करूंगा वो है इसकी सिटिंग पोजीशन। देखो, जब आप इसको बैठ के चलाते हो ना तो थोड़ा आप आगे की तरफ झुकते हो। वो इसलिए है क्योंकि आपको ना थोड़ा होता है ना, एक स्पोर्टी नेचर फील हो, आपको लगे कि हाँ यार एक स्पोर्ट्स बाइक्स का अप्रोच देने के लिए आपको थोड़ा रखा गया है। हालांकि जो हैंडल है इसकी काफ़ी अपराइट है, तो आपको वो नहीं फील होगा कि यार ये तो मतलब दर्द वगैरह फील बिल्कुल नहीं होने वाला। पर हाँ, ऐसा ज़रूर फील होगा कि आप एक स्पोर्ट्स बाइक जैसी चीज़ें चला रहे हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड सिटिंग पोजीशन वेरी कंफर्टेबल। आखिरी चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ राइड रिव्यू सेगमेंट में, वो है इसके सस्पेंशन। अगर मैं फ्रंट सस्पेंशन की बात करूँ तो वो काफ़ी अच्छी है, कंफर्टेबल है, ठीक है। वहीं अगर मैं बैक सस्पेंशन की बात करूँ तो इट्स बिट स्टिफ। अब आप बोलोगे कि बैक सस्पेंशन स्टिफ है, ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्रंट सस्पेंशन इसलिए कंफर्टेबल रखी जाती है कि जब आप पॉटहोल में जाओ तो वहाँ आपको जर्क फील ना हो। वहीं बैक सस्पेंशन थोड़ी स्टिफ इसलिए है क्योंकि ये स्टेबिलिटी बनाई रखे। तो दोनों का अपना अपना काम है। हाँ, एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ एंड ये लास्ट चीज़ होने वाली है राइड रिव्यू की, वो है इसके ब्रेक्स। मैंने जो चलाया ना वो नॉन एवीएस वाली मोटरसाइकिल थी, उसमें नॉन एवीएस था, उसमें एवीएस नहीं था। सिंगल चैनल एवीएस जो आता है इसमें वो नहीं था। फिर भी यार रेयर ब्रेक आर वेरी डिसेंट, वेरी गुड। इसलिए भी कि जो नॉन एवीएस मोटरसाइकिल है ना उसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। एंड कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम सच में उसने तो अपना लोहा मनवा रखा है। आपको ज़्यादातर स्कूटीज़ में भी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। क्यों? उसमें क्या होता है, उसमें पैरेलल ब्रेकिंग होती है। आप आगे का लो या पीछे का लो, दोनों ब्रेक साथ में लगते हैं तो एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो इसकी जो रेयर ब्रेक है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फ्रंट ब्रेक बहुत अच्छा लगा, जितनी पावर इसमें दी गई है उस हिसाब से ब्रेक्स दिए गए हैं। एक परफेक्ट बैलेंस है ब्रेक का और पावर का। तो ये थी कुछ इसके राइड रिव्यू। जब मैंने इसको राइड किया तो मुझे कैसा फील हुआ ना। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कुछ भूल गया, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई नो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप इसको लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको मिनिमम डाउन पेमेंट, मिनिमम ईएमआई बताने वाला हूँ। तो जो मिनिमम डाउन पेमेंट होने वाली है हीरो एक्सट्रीम 125R की, वो है 10,000। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये में हीरो एक्सट्रीम 125R को घर लेकर जाओ। वहीं अगर मैं इसके मिनिमम ईएमआई की बात करूं तो वो होने वाली है 3,000 रुपये। मतलब आप समझ रहे हो, 10,000 रुपये डाउन पेमेंट, 3,000 रुपये मिनिमम ईएमआई। हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो मिनिमम डाउन पेमेंट या ईएमआई होती है ये आपके सिविल पर डिपेंड करती है। तो ऐसा मत समझना कि अगर मैंने 10,000 या 3,000 बोल दिया तो वही है। जी हाँ, पर ऐसा भी नहीं है कि अगर मैंने 10 बोला है तो आपको 25 लग जाएगा, नहीं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी करती है लेकिन ऑलमोस्ट उसी रेंज में रहती है। पर हाँ, अगर आपको एग्जैक्ट जानना है तो आपको शोरूम विजिट करना पड़ेगा। तो ये हो गई इसकी मिनिमम डाउन पेमेंट, मिनिमम ईएमआई की बात। तो आई थिंक मैंने हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, इन डेप्थ आप लोगों को बता दी है। एंड अगर फिर भी कुछ रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नई मोटरसाइकिल के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ। देखो, घर से निकलना है, मोटरसाइकिल चलानी है तो हेलमेट ज़रूर पहनना है।